एक गांव में बसंत नाम का बेहद गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। उसकी 2 वर्षीय बेटी जन्मजात गूंगी थी। एक दिन जब बसंत घर आया तो उसकी पत्नी झुमरी बुरी तरह से खांस रही थी। झुमरी, झुमरी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने आज दवाई नहीं खाई? शायद आपने देखा नहीं कि दवाई को तो खत्म हुए पूरे 2 दिन हो गए। मैंने दुनिया का सबसे ज्यादा लाचार पति और पिता हूँ झुमरी, जो अपनी पत्नी का सही से इलाज भी नहीं करा सकता। उदास मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। धन स्त्री के नसीब का होता है। मेरा ही नसीब फूटा था, वरना आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझसे एक वादा कीजिए। कैसा वादा झुमरी? मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे पता है। जब आप मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे तो उसने कहा था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं, मेरे फेफड़े खराब हो चुके हैं। ऐसा नहीं कहते झुमरी, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले चलूंगा। नहीं, कोई फायदा नहीं। मुझसे एक वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी को कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, उसे कभी नहीं डांटेंगे। मैं वादा करता हूँ। झुमरी ने उसे देखते ही देखते दम तोड़ दिया। बसंत फूट फूट कर रोने लगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत चुके थे। बसंत की पुत्री चमकी अब 14 वर्ष की हो चुकी थी। बसंत गांव के जमींदार कल्लन की हवेली में साफ सफाई का काम करने लगा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी सेठ जी। अच्छा, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि गांव का एक भिखारी मुझसे बात करना चाहता है, जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता है। चल जल्दी बोल, क्या बात करनी है? जी, मुझे 200 रुपये की बहुत जरूरत है। 200 रुपए में कितने जीरो होते हैं तुझे पता है? तेरे बाप दादा ने भी 200 रुपए कभी देखे हैं क्या? वैसे तुझे क्या जरूरत आ पड़ी भाई पैसों की? मेरी बिटिया 2 दिन से बुखार से तड़प रही है, उसकी दवाई लानी थी। तुम गरीबों को बुखार में दवाई नहीं खानी चाहिए। अपनी बेटी के शरीर पर गीली पट्टियां रख दे, बुखार उतर जाएगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं आपका हर कहना मानता हूँ। अगर आप बोलते हैं कि तपती दोपहर में सारा दिन मुझे खेतों की रखवाली करनी है, तो मैं सारा दिन धूप में ही रहता हूँ और आपसे कभी पैसे नहीं मांगता। बिटिया को 2 दिन से बुखार है, सिर्फ उसकी दवाई के लिए ही पैसे मांग रहा हूँ। यह सुनते ही जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्यों रे, तुझे जो खाने को मिलता है वो क्या कम है, जो अब तू पैसे भी मांगने लगा? अगर तेरी औकात उसकी दवाई खरीदने की भी नहीं थी तो बच्ची पैदा क्यों की रे तूने? अरे पैदा होते ही उस समय उसे किसी कूड़े के ढेर में डाल देता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैंने बरसों आपकी गुलामी की है। आज पहली बार मैंने आपसे कुछ पैसे मांगे हैं, वो भी बिटिया की दवाई के लिए। नमक हराम, जुबान लड़ाता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू टीबी का मरीज है? तेरे अंदर कोई काम करने की ताकत ही नहीं है। एक तो तुझे खाने को भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए, ऊपर से तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, निकल जा यहाँ से। ये बिल्कुल गलत बात है सेठ जी। ईश्वर ने आपको इतना ढेर सारा धन दिया है, आपको एक गरीब को अपमानित करते हुए शरण नहीं आती? अरे मैंने अपनी गुलामी के बदले आपसे क्या मांगा? सिर्फ 200 रुपए। 200 रुपये के लिए आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं अपनी बेटी को पैदा होते ही किसी कूड़ेदान के ढेर में फेंक देता? गरीब की हाय में बहुत ताकत होती है सेठ जी। गरीब के दिल से निकली हुई हाय बड़े बड़े महलों को चुटकियों में धराशायी कर देती है, बड़े बड़े रईसों को चुटकी में भिखारी बना देती है। बसंत की बात सुनकर जमींदार ने लातों और घूंसे से बसंत को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और उसे धक्के मारकर अपनी कोठी से बाहर निकाल दिया। बसंत दर्द से कराहता हुआ अपने घर चला जाता है। अपने पिता को दर्द से कराहता हुआ देख चमकी तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और वह इशारों इशारों में बसंत से पूछने लगी, क्या हुआ पिताजी? मैंने तेरी दवाई के लिए सेठ जी से कुछ पैसे मांगे थे बिटिया, लेकिन सेठ जी ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। इसके बदले मुझे उसने अपमानित करके मार पीट कर अपनी हवेली से बाहर भगा दिया। बसंत की बात सुनकर चमकी की आंखों में आंसू आ गए और उसने इशारों इशारों से अपने पिता से कहा, मेरा बुखार सही हो गया है पिताजी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ। सेठ जी ने मुझे काम से भी निकाल दिया। मैं जानता हूँ
तू झूठ बोल रही है। तुझे अभी भी बुखार है और तुझे भूख भी लगी है। रोते रोते बसंत सो गया और चमकी भी। सुबह चमकी ने अपने पिता को बहुत उठाया मगर बसंत नहीं उठा। चमकी घबराकर बाहर भागी तो बाहर गांव के मुखिया के साथ कुछ व्यक्ति खड़े थे। चमकी को घबराया देख सब झोपड़ी में आ गए। मुखिया के बगल में खड़ा हुआ बल्ली तुरंत बसंत के शरीर को हिला डुलाकर देखने लगा। मुखिया जी, ये तो मर चुका है और मुझे तो लगता है कि इसे मरे हुए तो काफी घंटे हो चुके हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ बल्ली। इस बेचारी गूंगी लड़की का सिर्फ यही तो एक सहारा था। इसके शरीर पर तो चोटों के काफी निशान भी हैं मुखिया जी। ऐसा लगता है जैसे बसंत को किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। बसंत तो जमींदार कल्लन के यहाँ पर काम करता था और कल्लन की क्रूरता के बारे में तो गांव का हर व्यक्ति जानता है। जरूर उस निर्दयी ने इस बेचारे को पीटा होगा। मैंने इतना क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा मुखिया जी। उस निर्दयी जमींदार को इस बेचारी बच्ची पर भी तरस नहीं आया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर बसंत को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। तुम तो जानते ही हो कि जमींदार की उठक बैठक पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों में है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। इसी बात का वो आज तक फायदा उठाता आया है। अरे हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर ही उसे सजा देगा भैया। जो भी हो मुखिया जी, इस बेचारी गूंगी बिटिया की माँ तो 12 वर्ष पहले ही स्वर्ग से भाग गई। ऊपर से बेचारा इसका पिता भी मर गया। अब ये अनाथ कहाँ जाएगी। बल्ली की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला। मुखिया चमकी को लेकर सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। क्या बात है मुखिया जी, आज सुबह सुबह गांव के व्यक्तियों के साथ यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है? आपके यहाँ पर बसंत बरसों से काम करता था। कल रात उसकी मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने बसंत को कभी भी नौकर नहीं समझा। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि आप दिल के कितने अच्छे हैं, लेकिन बिल्ली ने देखा है कि बसंत के शरीर पर चोटों के काफी निशान हैं। अभी हमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। सोच रहे हैं कि हम बसंत की लाश को पुलिस के सुपुर्द कर दें। पोस्टमार्टम से खुलासा हो जाएगा कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई। यह सुनकर जमींदार घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि उसने बसंत को कितनी बुरी तरह से पीटा था। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, पुलिस के पास जाकर क्या करेंगे आप? बसंत का अंतिम संस्कार मैं करूंगा। और जहां तक सवाल उसकी बिटिया चमक्की का है, तो आज से उसकी परवरिश मैं करूंगा। उसे कभी भी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जमींदार की बात सुनकर मुखिया व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोला। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हम हर महीने चमकी बिटिया का हाल चाल लेने आते रहेंगे। इतना कहकर मुखिया चमकी को छोड़कर वहां से चला गया। चमकी अच्छी तरह से जानती थी कि जमींदार झूठ बोल रहा था। क्या जरूरत थी उस मुखिया के सामने अपनी बढ़ाई पेश करने की। बसंत हमारे लिए क्या कम मुसीबत था कि एक और मुसीबत इस गूंगी को हमारे सर पर छोड़ गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अनीता। अगर मुखिया को जरा सा भी शक हो जाता कि बसंत को मैंने बुरी तरह से पीटा था, तो वो बसंत की लाश को पुलिस के हवाले कर देता। अगर बसंत का पोस्टमार्टम हो जाता तो हम सब की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और सब जेल की चक्की पीस रहे होते। जरा दिमाग से भी काम लिया करो। वो तो ठीक है, लेकिन अब इस गूंगी का क्या करना है। अरे हमारी हवेली में 100 काम होते हैं। ये भी बसंत की तरह हमारी हवेली में गुलामी ही। एक तीर से 2 निशाने करने का शौक आपका नहीं गया। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। सीधे सीधी बात है। गांव वालों की नज़र में आप इस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं, मगर हमें तो बैठे बिठाए बसंत के मरने के बाद एक नई गुलाम मिल गई। वो भी ऐसी गुलाम जो बोल भी नहीं सकती। कुछ दिन बाद अनीता की बहन सुनीता वहां रहने के लिए आई। अनीता, जरा दिमाग से काम लो। इस लड़की का कुछ करो। कुछ सालों बाद ये गूंगी जवान हो जाएगी। गांव वाले वैसे भी तुम्हारे मत्थे मड़ गए हैं। कहीं तुम्हें इसके हाथ भी पीले ना करने पड़ जाए। मैं भी काफी समय से यही बात सोच रही थी, लेकिन चिंता मत करो, मैंने इसका भी उपाय निकाल लिया है। ऐसा उपाय कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।